में चैप्टर 8 है एक वृक्ष की हत्या पद, और ये कुंवर नारायण के द्वारा रचित है। अगर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आज का हम लोग कोट ऑफ द डे देख लेते हैं। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम तजुर्बे देकर आती है। तो इसी उत्साह के साथ हम लोग आज की सुबह को तजुर्बे के साथ शुरू करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इस अध्याय का पहला प्रश्न है, कविता के साथ में पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कवि एक वृक्ष को संकेत के रूप में रखकर प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं पर्यावरण की रक्षा की चर्चा करता है। वृक्ष मनुष्य के सभ्यता एवं पर्यावरण का प्रहरी है। यह प्राचीन काल से ही मनुष्य के लिए वरदान एवं उसका पोषक एवं रक्षक रहा है। इन्हीं बातों का चिंतन करते हुए कवि को बूढ़ा वृक्ष एक चौकीदार लगता है। प्रश्न संख्या 2, वृक्ष और कवि में क्या अंतर है? वृक्ष और कवि में क्या अंतर है? तो अब हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 का, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता है? तो कवि जब भी कभी बाहर से लौटता था तो सबसे पहले उसका नजर घर के आगे स्थित खड़े एक पुराने वृक्ष पर पड़ता था। उसे लगता मानो घर के आगे सुरक्षा प्रहरी खड़ा है। उसके निकट आने पर मानो कवि को आभास होता वृक्ष उससे पूछ रहा हो, तुम कौन हो? और कवि इसका उत्तर यह कहकर देता, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। यह उनके मन में चल रहा होता है यह संवाद। अतः वे आपस में मानो पर्यावरण संबंधी खतरों की अंदेशा करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कविता का समापन करते हुए कवि पर्यावरण एवं सभ्यता के प्रति संवेदनशील होकर चिंतन करते हुए कहता है कि आज हमारा प्राचीन सभ्यता मानवता के जानी दुश्मन समाज में तैयार है, अर्थात मानवता का जानी दुश्मन हो गया है। ऐसा अंदेशा कवि इसलिए करता है क्योंकि आज लोगों की प्रवृत्ति वृक्षों को काटने की हो गई है। अतः आज मनुष्य में सभ्यता के विपरीत कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है तथा मानवता का ह्रास हो रहा है। यह चिंता का विषय है, यही कवि की आशंका का भी विषय है, क्योंकि वर्तमान भाग दौड़ भरी जीवन में हम मानवता को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, जिसका हम लोगों को निरंतर कुपरिणाम देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीजों को बचाने की बात करता है और क्यों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इरेज कर लें, तो घर, शहर और देश के बाद कवि नदियों, हवा, भोजन, जंगल, मनुष्यों को बचाने की बात करता है, क्योंकि नदियां, हवा, अन्न, फल, फूल सभी जीवनदायी हैं। इनकी रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकेगी। अतः जंगल संपूर्ण मानव एवं पर्यावरण का सुरक्षा कवच है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखे। तो एक वृक्ष की हत्या कविता पर एक टिप्पणी आपको बोल रहा है। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि बताते हैं कि परिवेश में बढ़ती मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति के अविवेकपूर्ण दोहन से दुखी है। उनका कहना है कि आज वर्तमान समय का मानव नेत्र होते हुए भी अंधा हो गया है, जिसके कारण वह स्वतः दुनिया को बहुत जल्द समाप्त कर देगा। अतः वृक्ष को काटना स्वयं को मृत्यु के गोद में झोंकना है। यदि अगर समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो संपूर्ण जीव जगत समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, व्याख्या करें में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पहला प्रश्न हमको दिखता है, दूर से ही ललकारता कौन है, मैं जवाब देता दोस्त। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति एक वृक्ष की हत्या पाठ से उद्धृत है, जिसमें कवि अपने घर लौटते हैं तो पाते हैं कि उनके घर के आगे प्रहरी समान वृक्ष को काट दिया गया है। उसकी याद व चिंता करते हुए कवि कहते हैं कि आठों प्रहरी घर के सामने अनिर्निश खड़ा रहता है, अर्थात आठों प्रहरी वह हमेशा
खड़ा रहता है, मानो गृह रक्षक हो। जब मैं बाहर से लौटता तो उसे दूर से ही देखता और मुझे आभास होता कि वृक्ष मुझसे पूछ रहा हो, तुम कौन हो? तब मैं बोल पड़ता, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। परंतु उस वृक्ष को नहीं देखकर कवि क्या हो गए? हतोत्साहित हो गए और उनके मन में कई सारी भावनाएं चलने लगी। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, व्याख्या करें में, बचाना है जंगल को मरुस्थली को मरुस हो जाने से, अर्थात जंगल को बचाना है मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति। जैसा कि आपको पता है, स्टार्टिंग लाइन तो हम लोग ऐसे ही शुरू करेंगे। प्रस्तुत पंक्ति एक वृक्ष की हत्या पाठ से उद्धृत है, जिसमें कवि कहते हैं कि अगर हम इस अंधाधुन विकास क्रम में विवेक से काम नहीं लेंगे तो वृक्ष काटते रहेंगे और भविष्य में जंगल मरुभूमि के रूप में बन जाएगा। साथ ही मनुष्य की सभ्यता सुरक्षित नहीं रह पाएगी और वह जंगल का रूप ले लेगा, अर्थात विज्ञान ही एक ऐसा नाश कर देगा जिससे क्या हो जाएगा, हम लोग पुनः प्राचीन सभ्यता में पहुंच जाएंगे। आगे कविता, क्योंकि प्रकृति खुद को नियंत्रित कर लेती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसी भी कहानी कविता का शीर्षक वह धुरी होती है जिसके इर्द गिर्द कथा वस्तु घूमती है, अर्थात कथाकार का कहानी घूमता है। प्रस्तुत कविता का शीर्षक एक वृक्ष की हत्या है। इसके माध्यम से मानवीय संवेदनाओं को सीख देने के लिए रखा गया है, अर्थात संपूर्ण विश्व को अपना मृत समझने वाला वृक्ष अपना सर्वस्व सुख समर्पण कर देता है। अतः हमारे जीवन से मरण तक सभी क्रियाकलाप प्रकृति के गोद में बीतता है, फिर भी हम इतने निर्दयी हैं, इसका दोहन करते हैं। इसलिए प्रस्तुत कविता का शीर्षक सार्थक और समीचीन है। अर्थात अगर हम बात करें, हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति से ही जुड़ी हुई है और उसमें पेड़ बहुत बड़ा योगदान देता है, परंतु हम उसी का दोहन निरंतर किए जा रहे हैं। और आज इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, इस पाठ का, एक वृक्ष की हत्या का 8वां प्रश्न है, इस कविता से एक रूपक की रचना हुई है। रूपक क्या है और यह यहाँ उसका क्या स्वरूप है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ रूपक और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर उपभेद सीमित किया जाता है, वहाँ रूपक होता है। इस कविता में वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष रूपक है, यहाँ चौकीदार वृक्ष है, उपमान का आरोप कर उभेद समीपित किया गया है। तो आज का जो है चैप्टर 8 अध्याय 8 जो है समाप्त हो गया। और इस पाठ को समाप्त करने से पहले आज का सुविचार हम लोग देखने वाले हैं। तो सुविचार है, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। इसलिए धैर्य बनाए रखें और अपने विश्वास को ना खोए, क्योंकि विश्वास वो ऐसा शक्ति है जिसके आधार पर ही आप अपने लक्ष्य को भेदेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।